Dear students, in this video we are going to study about the principle of conservation of momentum and Newton's third law of motion. Before watching this video, you should watch the first and second part of this chapter, Force and Laws of Motion. The statement for principle of conservation of momentum. If no force acts on a body, its momentum remains constant. What does it mean? कि बॉडी के ऊपर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जब हम बात कर रहे हैं कि फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब आइसोलेटेड बॉडी है जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा. Let us prove it. Suppose we have a body of mass m. Mass is equal to m and its acceleration is a. The formula for the force is equal to m into a. Now, according to our condition, if f is equal to 0, the mass into acceleration should also be equal to 0. Because this is the left hand side, f is 0, so ma will also be equal to 0. Now, can the mass of a body is equal to 0? When I say this m into a is equal to 0, two factors, one is m, another is a. एक फैक्टर m है, दूसरा फैक्टर a है. अब हम बारी बारी से देखते हैं, क्या बॉडी का मास कभी 0 हो सकता है? The answer is no. The mass of a body cannot be equal to 0. अगर मास 0 नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 लाने के लिए क्या चीज 0 है? Therefore a is equal to 0. If a is equal to 0, what does it mean? a क्या है? v minus u upon t is equal to 0. एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. अब t तो इसमें 0 नहीं है, क्या चीज 0 है? v माइनस u इज इक्वल टू 0 और वी कैन से v इज इक्वल टू u. मतलब देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वाली ही कांस्टेंट रहेगी, बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी. v इज इक्वल टू u, then the change in momentum delta p is equal to 0, or we can say pf, that is the final momentum minus initial momentum is equal to 0. This will give us p final is equal to p initial. मतलब क्या हुआ? Final momentum of the body is equal to initial momentum. ये कब हुआ है? ये हुआ है जब हमने बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया. यही स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट इज फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, और we can say the momentum of the body is equal to constant when no force acts on the body. Let us consider the case when two bodies are colliding with each other. Suppose this is body A which gets in contact with body B. Now, body A is moving, having a mass m1. Body A is having a mass m1 and moving with velocity u1. Body B is having a mass m2 and velocity u2. Suppose they are moving in the same direction. Then what is their momentum before collision? So before collision can only happen in two situations. या तो ये बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में से आ रही हो तब कोलाइड कर सकती है, या फिर
ए बॉडी की वेलोसिटी बी बॉडी से बड़ी हो तो ए बॉडी स्पीड अप करके क्या करेगी, बी बॉडी के साथ कोलाइड कर सकती है। कोई सा भी केस हो, अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम उस डायरेक्शन की वेलोसिटी को एक ही साइन देंगे। मान लो हमने ये प्लस दिया तो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली बॉडीज की वेलोसिटी में एक का साइन प्लस और दूसरे का साइन माइनस लेंगे। तो इस केस में दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बॉडी, ये इनिशियल वैल्यूज है। पी आई ए प्लस पी आई बी, इनकी वैल्यू कितनी होगी, पी आई ए होगा m1 u1 और पी आई बी होगा m2 u2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों बॉडीज क्या हो गई, कोलाइड हो गई, बॉडी ए विद बॉडी बी। तो जब जिस समय ये कोलिजन हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, जब कोलिजन हो रहा है तो बॉडी ए बी को पुश करेगी, बॉडी बी ए को पुश करेगी और ये इंटरनल फोर्सेस हैं। तो हम इस केस में कहेंगे कि जो F इंटरनल फोर्सेस हैं वो कितने रहेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। टोटल बाहर से हम कोई फोर्स इस पर लगा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, F टोटल इज इक्वल टू, इसमें दो चीजें आ गई, F इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल। अब इंटरनल फोर्सेस तो 0 है, एक्सटर्नल हम लगा नहीं रहे तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू मिला के कितनी हो गई, 0। तो हम कह सकते हैं टोटल फोर्स कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 0। अगर टोटल फोर्स 0 है तो कोलिजन के बाद मान लो क्या हुआ कि बॉडी ए जो है वो चलने लगी v1 वेलोसिटी से और बॉडी बी जो है वो चलने लगी v2 वेलोसिटी से। ठीक है, अब इनकी वेलोसिटीज बदल भी सकती हैं, नहीं भी बदल सकती है, ये डिपेंड करेगा कि बॉडीज के मासेस क्या हैं और इनका कोलिजन किस प्रकार का हुआ है। तो इस केस में इसका जो फाइनल मोमेंटम है पी एफ ए प्लस पी एफ बी कितना होगा, ए बॉडी का हो जाएगा m1 v1 प्लस बी बॉडी का हो जाएगा m2 v2। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया फाइनल मोमेंटम का। नाउ डेल्टा पी ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बॉडी का पहले मोमेंटम था m1 u1, बाद में हो गया m1 v1। सो व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, m1 v1 फाइनल मोमेंटम माइनस m1 u1। सिमिलरली चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम m2 v2 और बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम m2 u2। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 u2। इसको कोलाइड कर रही हैं, ये ए बॉडी थी, दूसरी बॉडी बी थी। लेट Fa is the force applied by body A on B and FPA is the force applied by body B on A। ये A का फोर्स है जो B पर लगाया और FPA B का फोर्स है जो बॉडी A पर लगाया। तो A बॉडी ने जो B पर फोर्स लगाया उसकी वजह से B बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। मान लो डेल्टा टी टाइम में ये चेंज हुआ या फोर्स तो लगा, ये जो कोलिजन हुआ ये कितने टाइम के लिए हुआ, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो उस केस में डेल्टा टी बाई डेल्टा टी ये बराबर होगा एफ ए बी, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी। एंड इन द सेकेंड केस डेल्टा पी ए, बॉडी ए का जो चेंज इन मोमेंटम है पर यूनिट टाइम, और
the rate of change in momentum of body A with respect to time is equal to the force applied by body B on A. This is our equation number 3 and this is suppose equation number 4. And these two equations, delta PB upon delta T plus delta PA upon delta T. On the right hand side it is FAB plus FBA. FAB plus FBA, this is the value of the total force which is equal to 0. No external forces are acting, so this value of the force is equal to 0. Then we can write delta PB upon delta T plus delta PA upon delta T. On the right hand side this term is equal to 0, so this is equal to 0. Or we can equation on the right hand side is 0, we can write delta PB plus delta PA is equal to 0. Or we have delta PB is equal to minus of delta PA. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा total change in momentum of the two bodies is equal to 0. So delta PB, it means the change in momentum of body B. Change in momentum of body B कितना है? m2 v2 minus m2 u2. This is equal to minus of change in momentum of body A m1 v1 minus of m1 u1. इक्वेशन क्या बन गया? m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, इधर से क्या आया? माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1. दिस विल गिव अस क्या मिलेगा? m2 v2 इधर से आएंगे तो प्लस m1 v1 इज इक्वल टू, ये उस तरफ ले जाएंगे तो m1 u1, ये वाला टर्म m1 u1 प्लस ये वाला टर्म m2 u2, ये इधर आने पर प्लस हो गया. अब ये क्या है? m2 v2 प्लस m1 v1. दिस इज द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन. तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन. पहला फैक्टर है ये m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1. रीअरेंज कर दिया, m2 v2 ये टर्म ले लिया, यहाँ से m1 v1 इधर साइड लाई लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये प्लस हो गया, इधर हो गया m1 u1 यहाँ से, और ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे लाए तो m2 u2 ये भी प्लस हो गया. अब ये क्वांटिटी क्या है? m2 v2 प्लस m1 v1. दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन. और ये टर्म क्या है? दिस इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. ये क्या है? मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन. मतलब दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद, वो दोनों बॉडीज के टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले के बराबर है. हम कह सकते हैं P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल. मतलब मोमेंटम बराबर है कब? जब उन पर कोई फोर्स नहीं लगता. एस पी एफ इज इक्वल टू पी आई, मोमेंटम of
system, the momentum of system of two bodies is equal to constant when F external is equal to 0. This is the principle of conservation of momentum. There are so many examples on which this principle of conservation of momentum applies. Some of these examples are the case of bow and arrow, gun and bullet system, as well as the rocket propulsion. Examples. First we are taking the case of gun bullet system. In the case of gun bullet, now here is the trigger and we have suppose a bullet. Mass of the bullet is small m and velocity of the bullet is small v. For gun, capital M is the mass and capital V is the velocity. Now, before firing, total momentum of gun plus bullet is equal to 0. Here bullet is at rest, gun is also at rest. After firing, momentum total momentum is equal to momentum of the gun plus momentum of the bullet. So this will give us momentum of the gun is mass multiplied by velocity, because gun has gained a velocity v, and the bullet is having a momentum equals to mv. This result is the P final. Now according to the principle of conservation of momentum, Pf should be equal to Pi, the initial momentum. So final momentum mv plus small mv is equal to initial momentum कितना है 0. So thus we can find out what is v. mv is equal to minus of small mv, and therefore we can find out v. This is equal to minus of mv upon capital M. The velocity gained by the gun is having a minus sign. What does it mean? That the velocity of gun is opposite to the velocity of the bullet. जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर करते हैं, गन उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है. तो ये v which is equal to minus of small m small v, this is the momentum of bullet divided by mass of gun. Here v is called the recoil velocity of gun. ये गन कैसे हो जाती है? पीछे की ओर हो जाती है. बुलेट को इस डायरेक्शन में फायर किया है तो गन को जो रिकॉइल मिलेगा वो अपोजिट होगा. ठीक है, तो इसीलिए हम गन को कहाँ रखते हैं? शोल्डर से के ऊपर रखेंगे, अदरवाइज शोल्डर के ऊपर की डायरेक्शन में. अगर हमने यहाँ नीचे रख ली तो क्या होगा? ये ऐसे पीछे धक्का लगाएगी जिससे हमारा शोल्डर भी फ्रैक्चर हो सकता है. द सेम थिंग हैपेंस विथ रॉकेट प्रपल्शन. रॉकेट प्रपल्शन में जब फ्यूल रॉकेट के अंदर भरा है और रॉकेट चल नहीं रहा है तो रॉकेट और फ्यूल का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है. जैसे ही फ्यूल बर्न होना शुरू होता है तो मोमेंटम क्या होता है? क्रिएट हो जाता है. रॉकेट में भी और फ्यूल में भी, जैसे गन और बुलेट में हो गया. तो गन और बुलेट के केस में हमने क्या देखा कि फायर होने के बाद में दोनों को मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे.
इसी तरह रॉकेट प्रपल्शन में फ्यूल जो होता है वो गैसेस जो है वो डाउनवर्ड पुश करता है, तो ये गैसेस की वजह से जब फ्यूल को वेलोसिटी डाउनवर्ड मिलती है तो रॉकेट को अपवर्ड मोमेंटम मिलता है, जिससे कि उनका टोटल मोमेंटम कैसा रहे, कंजर्व्ड रहे। अनदर एग्जाम्पल बो एंड एरो। जब हम बो को स्ट्रेच करते हैं तो इस तरीके से जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उसको हम मोमेंटम दे रहे हैं इस तरफ, मीन्स इन दिस डायरेक्शन सपोज, तो जो एरो होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है और एरो आगे बढ़ जाता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Based upon principle of conservation of momentum is the Newton's third law of motion. Now according to the third law, the statement, what is Newton's third law of motion? To every action there is an equal and opposite reaction. Reaction और action क्या है? यहाँ पर दो forces हैं। यहाँ हमें दो bodies चाहिए, एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। तो अगर बॉडी ए फोर्स एफ ए लगा रही है बी बॉडी पर, तो बॉडी बी भी क्या करेगी, उतना ही फोर्स बॉडी ए पर लगाएगी। हम लिख सकते हैं व्हाट एफ ए इज इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट हो गया इसके माइनस साइन और वैल्यू इन दोनों की सेम होगी। फोर्स ऑन बॉडी ए by B is equal and opposite to force on body B by body A। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। मतलब हम जितना फोर्स एक बॉडी के ऊपर लगाते हैं ठीक उतना ही फोर्स हमारे ऊपर भी लगता है। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। एफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। अब इसको प्रूव कर सकते हैं हम बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 0। अभी अभी हमने प्रूव किया है। Now Fa is equal to delta Pb upon delta T। जो फोर्स लग रहा है बी बॉडी पर उसकी वजह से उसके मोमेंटम चेंज हो गया, दैट इज डेल्टा Pb बाई डेल्टा T। और जो ए बॉडी पर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो गया डेल्टा Pa अपॉन डेल्टा T। ये बराबर किसके होता है, Fa प्लस Fb के by Newton's no external force, therefore delta P is equal to 0। What does it mean? अगर हमने कहा डेल्टा P 0 है, मतलब ये जो चेंज है डेल्टा P B अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा Pa अपॉन डेल्टा T, ये भी इसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब ये डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी ये क्या है, एफ ए है, और प्लस ये क्या है, एफ बी है। डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, जो कि क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने एग्जाम्पल्स हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है, वो सभी एग्जाम्पल्स न्यूटन के थर्ड लॉ पर भी एप्लीकेबल है। न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही वो सारे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉस जो है साइमल्टेनियस है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। एज F is equal to delta P upon delta T, so delta P can be written as F multiplied by delta T, that is force multiplied by time for which the force acts।
दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगा इम्पल्स का? फोर्स के लिए हो गया न्यूटन और टाइम के लिए हो गया सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है ये इम्पल्स। व्हाट इज दिस इम्पल्स? इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हम लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज in momentum. This equation is also used in solving some problems of physics.